हेलो दोस्तों, मैं फिर से आज एक बार आपके सामने हूँ एक नया टॉपिक लेकर के जो टीजीटी में उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ज़्यादा नहीं, एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छोटा टॉपिक है, पंक्चुएशन का ये टॉपिक है, विराम चिन्हों का ये टॉपिक है। इसमें 2 या 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऑप्शन में दिया होगा और आपको करेक्ट पंक्चुएशन करना होगा। तो मैं आपको पंक्चुएशन के जो जनरल रूल्स हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, विराम चिन्हों की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं फुल स्टॉप को। और मैं आपको बता रहा हूं कि फुल स्टॉप आपको कहां पर लगाना होता है। देखिए, देयर आर ओनली 2 रूल्स, फर्स्ट एंड सेकंड। एसर्टिव तथा इंपरेटिव वाक्यों के अंत में, एसर्टिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य जो हैं, जो नकारात्मक वाक्य हैं, जो इंट्रोगेटिव नहीं हैं, यानी कि एसर्टिव के केवल 2 पार्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों प्रकार के एसर्टिव में, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसके अंत में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पूर्ण विराम का हम प्रयोग करते हैं। दूसरी बात, इंपरेटिव जो सेंटेंस होते हैं, आज्ञा सूचक जो शब्द होते हैं, जिनमें आज्ञा दी जाती है, आज्ञा ली जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, उनमें इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, पहली बात। दूसरा है एब्रीविएशंस। देखिए, जो संक्षिप्त फॉर्म्स होते हैं उनके मध्य में और लास्ट में भी हम जो है फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। 2 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहला है असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस के अंत में। दूसरा है जो एब्रीविएशंस हैं, संक्षिप्त फॉर्म्स हैं, जैसे SSP, MLA, तो इनके मध्य में और लास्ट में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से ये बताता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है दे वेंट टू मार्केट। अब हमको मालूम है कि ये जो सेंटेंस है ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव सेंटेंस है। तो हमको ये कंफर्म हो जाना चाहिए कि फुल स्टॉप का प्रयोग असर्टिव सेंटेंस के अंत में किया जाता है। दूसरा है शी राइट्स ए लेटर। ये वाक्य भी कैसा है, असर्टिव वाक्य है, सकारात्मक वाक्य है। तो इसके अंत में भी हमने क्या प्रयोग किया, फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। देखिए, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, असर्टिव के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो चाहे वाक्य पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में ही आप क्या करेंगे, दोनों में आप फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात आती है इंपरेटिव सेंटेंस की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सेंटेंस इंपरेटिव होंगे उनके अंत में भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे ओपन द डोर, इंपरेटिव सेंटेंस की आपको पहचान बता दूं। जनरली इंपरेटिव सेंटेंस जो है वो वर्ब से शुरू होते हैं और ओपन क्या है, यहाँ पर वर्ब है। इससे हमें पता लगता है कि वाक्य क्या है, वो इंपरेटिव है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में भी हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। नेक्स्ट है प्ले योर गेम। प्ले योर गेम, ये भी वर्ब से शुरू हो रहा है और इससे हमको पता लग गया कि ये क्या है, इंपरेटिव है। और इंपरेटिव सेंटेंस के लास्ट में हमको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। तो ये हमने बात की थी फर्स्ट रूल की। अब हम सेकंड की बात करते हैं, एब्रीविएशंस की। यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने कुछ छोटे से एब्रीविएशंस लिखे हैं। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षिप्त फॉर्म, संक्षिप्त रूप, छोटा करके जिनको हम लिख देते हैं, डॉट लगा के जिनको हम लिख देते हैं। एक्चुअल में वो डॉट नहीं होता, वो फुल स्टॉप होता है। जैसे MA। तो यहाँ पर मुझे आपको एक बात समझानी है, वो बात है इंपॉर्टेंट, उसको आप समझिए। जब भी हम कोई शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिखा MLA, तो देखिए होता क्या है कि हम जो फुल स्टॉप लगाते हैं वो इनके मध्य में लगाते हैं यहाँ पर। और अक्सर स्टूडेंट ये भूल जाते हैं कि जब भी कोई शॉर्ट फॉर्म होता है तो उसका जो लास्ट लेटर होगा उसके बाद भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, यानी यहाँ पर भी आपको फुल स्टॉप लगाना होता है। तो ये था हमारा फुल स्टॉप से रिलेटेड। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है उसको मैं आगे आपको बताऊंगा, उसको हम लेंगे। तो दूसरा हमारा जो टॉपिक है वो है इन्वर्टेड कॉमास। देखिए, जनरली इन्वर्टेड कॉमास आपको मालूम है, किसी की कही गई बात को कोट करने के लिए हम उस सेंटेंस के दोनों ओर इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं। इसको कोटेशन मार्क भी कहा जाता है।
क्या कहा मैंने? इन्वर्टेड कॉमास को हिंदी में उद्धरण चिन्ह और कोटेशन मार्क भी कहा जाता है। किसी के द्वारा कही गई बात को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। कैसे इसका प्रयोग करते हैं और क्या क्या इसमें सावधानी आपको रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें अक्सर स्टूडेंट से गलती हो जाती है इसके फॉर्मेशन में, इसको चिन्ह को लगाने में। देखिए जैसे ये एग्जाम्पल है, ही सेड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। एक तो आपको याद रखना है कि जो भी नरेशन होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, तो उनमें इसका प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। इनडायरेक्ट फॉर्म में नहीं, डायरेक्ट फॉर्म में किया जाता है। तो ही सेड, उसने कहा, उसने कहा। अब जो बात कही है वो उसके द्वारा कहा गया एक कथन है, तो उसके द्वारा या किसी के भी द्वारा कहे गए कथन को हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। तो हमने क्या किया, इन्वर्टेड कॉमा सेड के बाद आप कॉमा लगाएंगे और जो कथन कहा गया है उसके दोनों ओर आपने इन्वर्टेड कॉमा आपको लगाना है। अब जो समझने वाली बात है, देखिए किसी का कहा गया कथन वो सिंपल भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव भी हो सकता है। तो आपको दो बातें यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी सेंटेंस का प्रकार है उससे रिलेटेड अगर कोई चिन्ह है तो वो इन्वर्टेड कॉमास के हमेशा अंदर लगाया जाएगा। जैसे अगर देखें तो ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस था। हमने असर्टिव सेंटेंस के अंत में अभी पढ़ा था कि हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, तो हमने यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दिया और इन्वर्टेड कॉमास को हमने उसके बाद में रखा है। इसका आपको ध्यान रखना है। जो भी सेंटेंस वाला चिन्ह है उसको आप पहले लगाएंगे और उसके बाद में आप इन्वर्टेड कॉमास को प्लेस करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, नेवर गो देयर। इसमें भी आपको बता दूं कई बार जो कथन होता है उसको पहले दिया जाता है नरेशन में और जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है उसको बाद में दिया जाता है। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको क्या सावधानी रखनी है? नेवर गो देयर। जब भी आप इस तरह सेंटेंस देखें जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया हो, रिपोर्टेड स्पीच पहले दिया हो, तो आपको अंदर वाला जो सेंटेंस है यानी इन्वर्टेड कॉमा आपने लगाया जहां है उसके अंदर जो सेंटेंस है वहां पर आपको कॉमा लगाना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में जब आएगा तो ये कॉमे की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, इस बात को आप समझ लीजिए। क्या यदि रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब से पहले दी है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो स्पीच है उसमें आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट है, वाई आर यू सो लेट। देखिए मैंने भी आपको कहा था कि जो कोटेशन है, जो कथन है, वो किसी भी प्रकार का हो सकता है। हम सभी कथन को इन्वर्टेड कॉमास में रखेंगे, लेकिन उसके अंदर जो भी वो प्रकार है सेंटेंस का उसका चिन्ह हम जरूर लगाएंगे और वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगेगा, न कि बाहर। जैसे ये सेंटेंस आप देख रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने जो क्वेश्चन मार्क लगाया है वो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लगाया है। यदि इसको हम बाहर प्लेस कर देते हैं तब वह वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। दूसरी बात, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है उसके लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगाना है। उसके लास्ट में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब पहले दी हुई है तो फिर आपको ये कॉमा या ये मार्क लगाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे अगर वाक्य साधारण है, असर्टिव है तो फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टेड कॉमास क्वेश्चन वर्ड वाला है तो क्वेश्चन वर्ड लगाइए, एक्सक्लेमेटरी है तो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाइए। अगला जो हमारा वो है उस पर हम चलते हैं। अगला जो हमारा विराम चिन्ह है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसको हम इंग्लिश में इंट्रोगेशन मार्क कहते हैं। देखिए बड़ा ही इजी है, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। फिर भी मैंने आपके सिलेबस में है तो मैं एक बार आपको सिंपली समझा दे रहा हूँ कि इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस हैं, दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक इंट्रोगेटिव होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, दूसरे हैं जो WH वर्ड से यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो सेंटेंस हैं, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो या WH वर्ड यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, तो फिर मैं आपको बता दूं दोनों प्रकार के जो सेंटेंस हैं इनके अंत में हम क्वेश्चन मार्क
लगाते हैं। तो जितने भी प्रश्नवाचक वाक्य होंगे उनके अंत में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। नेक्स्ट रूल की ओर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो विराम चिन्ह है वो है विस्मय सूचक चिन्ह, जिसको हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का प्रयोग हम आश्चर्य सूचक शब्दों या आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में करते हैं। तो दो बातें मैंने यहाँ पर आपको मेंशन कराई हैं। देखिए, हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा हो कि सर ये बेकार का टॉपिक करा रहे हैं, इसमें कोई वैल्यू नहीं है इस टॉपिक में। परंतु आपको बता दूं कि एग्ज़ाम में इस बार जो लेवल होगा पेपर का वो टफ़ होगा, क्योंकि आपके इंटरव्यूज़ जो है वो समाप्त कर दिए गए हैं। यानी कि जिस दिन आप पेपर देने जाएंगे वो दिन ये निर्धारित कर देगा कि आपकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं। तो इस बार हर पॉइंट पे आपको वर्क करके जाना है, कोई भी पॉइंट आपका छूटना नहीं चाहिए। आप हल्के में किसी टॉपिक को ले नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको आता हो, यदि आपको आता है तो बड़ी अच्छी बात है, परंतु फिर भी मेरी आपको ये सलाह है कि आप इनका अभ्यास ज़रूर कीजिएगा। अभ्यास करने के लिए कहाँ से आप अभ्यास करेंगे वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। तो विस्मय सूचक चिन्ह की हम बात कर रहे थे। मैं 2 पॉइंट इसमें मैंने लिखे हैं। आश्चर्य प्रकट करने वाले वाक्यों के अंत में, ऐसे वाक्य जो आश्चर्य प्रकट करते हैं उनके अंत में हम इसका प्रयोग करेंगे। दूसरा, आश्चर्य प्रकट करने वाले शब्दों के बाद, ऐसे शब्द जो आश्चर्य प्रकट करते हो उनके बाद। अब एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात हम समझते हैं। देखिए, 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। पहला है हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज। हमने कहा ओ कितनी सुंदर बरसात है, या कितनी अच्छी वर्षा हो रही है, या कितनी सुंदर वर्षा है। तो इनके अंत में जब कितना कितनी सेंस जुड़ जाता है, वाट और हाउ का सेंस इसमें कनेक्ट होता है, तो फिर इनके अंत में हम क्या लगाते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हमको लगाना होता है, क्योंकि ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी वाक्य है, इसमें आश्चर्य प्रकट किया गया है। एक इम्पॉर्टेंट बात, हाउ और वाट को देख करके आप क्वेश्चन मार्क मत लगा दीजिएगा, क्योंकि हाउ और वाट के बाद हेल्पिंग वर्ब का होना अनिवार्य है। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो इसका अभिप्राय ये है कि ये जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ये आश्चर्य को प्रकट कर रहा है। इसके तुरंत बाद में आप देखिएगा, वीडियो चालू है, ठीक। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, तो इसके तुरंत बाद में कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होगा, कोई ना कोई एडजेक्टिव दिया होगा और उसके बाद कोई नाउन दिया होगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिले तो आप समझ जाइएगा जो वाक्य है वो एक्सक्लेमेटरी है, और लास्ट में आप उनके एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा देंगे। नेक्स्ट है, कुछ शब्दों की मैं बात कर रहा था। देखिए, एक्सक्लेमेशन को दर्शाने वाले बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे ओह, ओह, ब्रावो, एलास, हुर्रे, फाई, इस तरह के जितने भी शब्द हैं जो एक्सक्लेमेशन को दर्शाते हैं उनके बाद में भी हम मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं। तो इन दोनों स्थान पर आपको मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना है। तो चलते हैं अगले रूल की ओर। तो अब हम बात करते हैं एपोस्ट्रॉफी की। एपोस्ट्रॉफी को हम संबंध सूचक कहते हैं। आपको बता दूं, एपोस्ट्रॉफी का जो हिंदी में अर्थ निकलता है वो निकलता है का, की और के। ये संबंध को बताता है, एक व्यक्ति एक वस्तु का संबंध दूसरे से ये डिनोट करता है, उसको बताता है। एग्जाम्पल, सीधे मैंने एग्जाम्पल लिख दिए हैं, इसमें कोई डिटेल नहीं है, ईजी है, बहुत आसान है। मोहन्स फादर। देखिए, पहली बात तो एक बात आप समझ लीजिए कि एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग लिविंग बीइंग के साथ किया जाता है। क्या मैंने कहा, लिविंग बीइंग के साथ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं, नॉन लिविंग के साथ नहीं करते हैं। तो मोहन क्या है, एक लिविंग है, बीइंग है, तो उसके साथ हमने एपोस्ट्रॉफिस लगाया, मोहन के पिता। तो मोहन्स फादर, मोहन के बाद में हमने क्या लगाया, एपोस्ट्रॉफिस लगाया,
और उसके बाद हमने एस लगा दिया। इसमें याद रखना है आपको कि कॉमा लगा करके एस का प्रयोग होना या ना होना, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए हमने अगला सेंटेंस लिखा है गर्ल्स साइकिल, गर्ल लड़की की साइकिल। तो गर्ल में हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाया, कॉमा लगा करके हमने क्या लगा दिया, एस लगा दिया। तो कॉमा लगा करके एस लगाने से ये हो गया लड़की की साइकिल। फिर है गर्ल्स कॉलेज। अब देखिए कॉलेज किसी एक लड़की का नहीं हो सकता है, तो ऐसे नाउन, ऐसे शब्द जिनके अंत में पहले से ही एस लगा होता है, उनके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग बड़ी सावधानी से करना चाहिए। कैसे? क्योंकि जिन शब्दों के अंत में एस लगा है उन शब्दों में हम केवल कॉमा लगा देते हैं लास्ट में, और कुछ हमें नहीं करना होता। तो यहाँ पर हमने लिखा है गर्ल्स, तो हमने केवल कॉमा यहाँ पे लगाया, जिसको हम एपोस्ट्रोफी बोलते हैं, एपोस्ट्रोफी हमने लगाया और फिर कॉलेज लिख दिया। इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। ऐसे शब्द जिनके अंत में एस न हो तब हम कॉमा लगा करके एस का प्रयोग करेंगे। तो नेक्स्ट जो विराम चिन्ह है हमारा वो है कॉमा। तो अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट विराम चिन्ह की, जिसको हम कॉमा या हिंदी में अल्प विराम कहते हैं। साथियों, कॉमे के प्रयोग में अक्सर गलती होती है, तो इसके कुछ पार्ट्स मैंने लिखे हैं एक एक करके, जिनको आप वन बाय वन समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला है, दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए जब किसी वाक्य में एक के बाद एक दूसरा शब्द आ जाता है और सिमिलर सेंस वो दे रहा होता है, तो हम उनको अलग करने के लिए कॉमे का प्रयोग करते हैं। कैसे? देखिए, रवि, कमल, मुकेश आर ब्रदर्स। तो ये भी नाउन है, ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। तो इनको अलग करने के लिए हमने क्या किया, इनके मध्य में कॉमे का प्रयोग किया। और लास्ट वाला जो होगा उसके बाद चूंकि कुछ नहीं है, कोई और नाउन नहीं दिया है, तो उसको हमने ऐसे ही लिख दिया। तो दो या दो से अधिक शब्दों को अलग करने के लिए हम कॉमे का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नॉमिनेटिव और वोकेटिव केस के बाद और पहले। ये नॉमिनेटिव और वोकेटिव केस क्या है इसको समझिएगा। जब हम शुरू में कोई नाम लें और उसके बाद सेंटेंस बोल दें तो उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, और सेंटेंस बोल दें और उसके बाद में नाम लें उसको हम वोकेटिव केस कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में हमने दिया है हिमेश डू योर वर्क, तो हमने सबसे पहले नाम लिया हिमेश, फिर कहा डू योर वर्क। तो ये नॉमिनेटिव केस है, इसलिए इसमें यहाँ पर हमने कॉमे का प्रयोग किया है। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल में प्ले योर गेम कविता, तो कविता यहाँ लिखा है, तो इससे पहले जहाँ पर सेंटेंस लास्ट हो रहा है वहाँ पे हमको क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। इनको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, यही प्रयोग जो है इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यही पूछा जाता है। इसके बाद है दो क्लॉज के मध्य में। जब भी दो क्लॉज किसी वाक्य में दी होंगी और कंजक्शन को नहीं लगाया गया होगा तो उसके स्थान पर आप कॉमा लगाते हैं। जैसे इफ़ यू डज द वर्क यू विल गेट द प्राइज। अब ये दो क्लॉज हैं, यानी दो सेंटेंस हैं, इन दोनों के मध्य में कंजक्शन नहीं है, तो जब कंजक्शन नहीं होगा तब हम कॉमा अनिवार्य रूप से लगाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पर कॉमे का प्रयोग किया है। ये तीन चीज़ें मैंने आपको बता दी। अभी कुछ पार्ट इसके और रह गए, आइए उनको समझने का प्रयास करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कॉमे के अगले कुछ चरणों की। पार्टिसिपल फ्रेज के बाद कॉमे का प्रयोग हम पार्टिसिपल फ्रेज के बाद करते हैं, यानी कहीं पर कोई सेंटेंस में पार्टिसिपल प्रयोग हुआ है तो उसके बाद में जो नेक्स्ट क्लोज होगी उससे पहले हमको कॉमा लगाना होता है। एक एग्जाम्पल से देखते हैं, हेयरिंग द नॉइस, आवाज़ को सुन करके, द थीफ रैन अवे, चोर भाग गया। तो क्या हुआ है कि यहाँ पर हेयरिंग से हमने पार्टिसिपल बनाया है और पार्टिसिपल क्लोज के बाद में हम कॉमे का प्रयोग करते हैं। पार्टिसिपल क्लोज के बाद में हमें क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। द थीफ रैन अवे, हेयरिंग द नॉइस द थीफ रैन अवे। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है नाउन तथा पोजीशन के बाद किसी का कोई नाउन दिया गया है, कोई संज्ञा दी गई है प्रॉपर नाउन, और उसके बाद उसकी पद पोस्ट बताई गई है, उसकी पदवी बताई गई है, उसकी महानता बताई गई है, तो उसके पहले और बाद में दोनों जगह हम क्या करेंगे, कॉमे का प्रयोग करेंगे। देखिए मिल्टन के तुरंत बाद में हमने कॉमा लगाया, द ग्रेट पोएट
अब उसको मिल्टन की क्वालिटी, उसका पोस्ट हमने बताया क्या, द ग्रेट पोएट, उसके बाद हमने कॉमा लगाया। तो इन दोनों जगहों पर हम